बात करते हैं रेशो एनालिसिस की। तो रेशो में हम लोग अलग अलग टाइप के रेशो देखते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है कि हमें एनालाइज करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और बिजनेस के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता लगाना। अकाउंटिंग रेशो में हम अकाउंटिंग के डाटा को आपस में कंपेयर करके रेशो निकालते हैं, इसीलिए इसे अकाउंटिंग रेशो बोल देते हैं। रेशो को हम जब एक्सप्रेस करते हैं कैलकुलेट करने के बाद, तो उसके अलग अलग टेक्निक और मेथड हो सकते हैं, जैसे सिंपल या प्योर रेशो। जैसे हमारा रेशो आया 8 लाख और 2 लाख का 4:1, इस तरीके से हम शो करें। तो कुछ रेशो जैसे सॉल्वेंसी रेशोज हैं, वो हम सिंपल रेशो में दिखाते हैं। परसेंटेज होता है, जैसे 2 लाख जीपी है, सेल है 10 लाख, तो 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 परसेंटेज में आता है 20%। तो ये जो इस टाइप के रेशो है, ये हमारे रेशो चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हमारे ऐसे में चलते हैं जनरली। कुछ रेशो नंबर ऑफ टाइम्स में निकालते हैं, जैसे 5 लाख अपॉन 50,000 10 टाइम्स। तो हमारे एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो हमारे रेशो टाइम या रेट्स में चलते हैं। तो रेशो एनालिसिस का मतलब है कि हम एनालाइज करें रेशो को और पता लगाएं कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है। अलग अलग असेसमेंट के लिए और फ्यूचर में कुछ अंदाजा लगाने के लिए, एस्टिमेशन के लिए हमारा यूज होता है रेशो एनालिसिस। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि जैसे एक रेशो का बहुत लिमिटेड यूज है और बहुत सारे रेशो निकालने पड़ते हैं, और अलग अलग रेशो का अलग अलग लोग डिफरेंट मीनिंग भी निकालते हैं। इनपुट अगर गलत हो तो गलत रेशो निकल जाता है, और हम अपने मतलब के रेशो को ही बताएंगे जो फेवरेबल है, जो अनफेवरेबल है उनको नहीं बताएंगे, और स्टैंडर्ड रेशो निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं रेशोज का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। जैसे बैलेंस शीट के रेशो अलग निकालें, P&L के अलग, और मिक्स रेशो अलग। यूजर के हिसाब से रेशो निकालें कि मैनेजमेंट कितना कौन से रेशो को यूज करेगा, क्रेडिटर्स कौन से रेशो को यूज करेंगे, शेयर होल्डर के रेशो कौन से हैं। इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्राइमरी रेशोज और सेकेंडरी रेशो। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पर्पस वाइज क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने पढ़ा था, जिसमें आता है पहले सॉल्वेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, जनरल एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी रेशो एंड मार्केट टेस्ट रेशो या इन्वेस्टर्स रिलेटेड रेशोज। तो सबसे पहले आता है इसमें सॉल्वेंसी रेशोज, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है। तो हम पहले शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो की बात करते हैं, जिसे हम लिक्विडिटी रेशो के नाम से भी जानते हैं। ये रेशो हमें बताते हैं एबिलिटी कंपनी की कैसी है, वो शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट आराम से कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं कि कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट आराम से कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसमें हमारे मेन 3 रेशो हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। सबसे पहले करंट रेशो, जिसका आइडियल रेशो 2:1 रहता है। इसमें हम करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज करते हैं। करंट असेट्स जिसका पैसा 1 साल के अंदर अंदर हमें मिलना होता है, करंट लाइबिलिटी जिनका पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर देना होता है। वैसे तो जो टर्म यूज होता है वो होता है 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी ज्यादा हो, लेकिन जनरली 1 साल ही ज्यादा होता है ऑपरेटिंग साइकिल के मुकाबले। तो इसका आइडियल रेशो 2:1 है, लेकिन मिनिमम 1.33:1 भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस होता है एज पर कंपनीज एक्ट, जो हमारी बैलेंस शीट है, और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस होता है। और इसमें जो करंट असेट्स हैं उसमें हम डेटर्स नेट लेते हैं, मतलब डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो जो करंट असेट्स हैं वो लेते हैं, करंट लायबिलिटीज लेते हैं, और रेशो हमारा आ जाता है। हम इस रेशो से पता लगाते हैं कि हमारी करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास हमेशा कितनी करंट असेट्स अवेलेबल है। जैसे हमने कहा आइडियल रेशो 2:1 है, इसका मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए अगर 2 रुपए की हमारे पास करंट असेट है, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है कि हम आराम से पेमेंट अपनी करंट लायबिलिटी की कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रेशो निकाला 2:1 आया, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। 2 लाख हमारी करंट असेट्स हैं और 1 लाख हमारी करंट लायबिलिटीज।
इसके बाद आता है हमारा क्विक रेशो। क्विक रेशो में हम लोग अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर हमें ये पता लगाना होता है कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि करंट रेशो कितना है और किसी भी ट्रांजिशन की वजह से करंट एसेट पे क्या असर पड़ेगा, करंट रेशो पर क्या असर पड़ेगा, करंट रेशो कम होगा या ज्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है करंट रेशो 3:1 है, हमने इक्विटी शेयर सेल करें मतलब इशू करें, तो आप बताइए करंट रेशो पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, एज्यूम करना है 3:1 है करंट रेशो, तो इसको 30,000, 10,000 या 3 लाख 1 लाख एज्यूम करके और इससे कम अमाउंट का इक्विटी शेयर एज्यूम करके प्लस माइनस करके नया रेशो निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने नए इक्विटी शेयर इशू करे हैं, तो मान लिया 3,000 की करंट एसेट है, 1,000 की करंट लायबिलिटी है, नए शेयर मान लिया 1,000 के इशू करें तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश बैंक इंक्रीज होने से करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगी और नया रेशो 4:1 आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि रेशो विल इंप्रूव। तो ऐसे हमें हर एक को देखना है। जहां यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये सब बिना सोचे समझे उन्हें लगता है कि नो इफेक्ट आएगा, बट आपको हमेशा देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी में सेम प्लस या माइनस होने पे रेशो में चेंज आता है, क्योंकि रेशो 1:1 नहीं है। तो जैसे ही कोई सेम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज आएगा तो रेशो चेंज हो जाएगा, उस बात का आपको ध्यान रखना है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसका भी कई जगह यूज में आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेशो है क्विक रेशो, जिसे हम लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। ये होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कुछ लोग इसे क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी ही चलता है। ये हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्विक एसेट कितनी है। क्विक एसेट का मतलब करंट एसेट में हम दो चीजों को हटा देते हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक है इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस हर एक क्वेश्चन में होना जरूरी नहीं है, अगर वो नहीं दिया तो आप एज्यूम करिए प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री या स्टॉक तो हमेशा होता ही है हर बिजनेस में, तो ये बैलेंसिंग फिगर भी कई बार निकल जाता है। अगर हमें क्विक एसेट और करंट एसेट पता है तो दोनों का डिफरेंस स्टॉक माना जाता है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई जानकारी नहीं है तो। क्विक एसेट से हमें पता चलता है करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए क्विक एसेट हमारे पास कितनी है, क्योंकि इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं होती है, पहले हमारा रो हो सकता है उसमें रॉ मटेरियल भी हो या फिनिश गुड्स भी है, पता नहीं कब बिकेगा, कब डेटर बनेगा, कब पैसा मिलेगा, तो क्विक एसेट नहीं होती है इन्वेंट्री, करंट एसेट होती है। इसलिए हम क्विक एसेट में से वो हटा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसीलिए हटा देते हैं क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस का पैसा हमें कभी भी कैश में नहीं मिलता, उसका बेनिफिट हमें वापस मिलता, तो इसलिए वो भी हम हटा देते हैं। आइडियल रेशो क्विक रेशो का आइडियल रेशो 1:1 रहता है। बाई चांस अगर हमें कहीं क्विक एसेट अब हम क्विक लायबिलिटी लगाना पड़ जाए, तो हमें पता होना चाहिए क्विक लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो क्विक लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी में हटा देंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमारी क्विक लायबिलिटी आ जाती है। जरूरत पड़ने की उम्मीद कम है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि क्विक लायबिलिटी क्या होता है। क्विक लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक वाले मांगते नहीं है हमसे, तो क्विक लायबिलिटी नहीं है। अब इसके बाद में हमारा जो तीसरा रेशो आता है इसके अंदर, वो आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। पहले हमने करंट रेशो देखा, करंट रेशो के अंदर हमने देखा कि करंट एसेट कितनी है करंट लायबिलिटी के मुकाबले, क्विक रेशो में देखा क्विक एसेट कितनी है करंट लायबिलिटी के मुकाबले, और अब एब्सोल्यूट लिक्विड या सुपर क्विक रेशो में हम देख रहे हैं कि करंट लायबिलिटी को बस 2-4 दिन में ही सारा पेमेंट करना है, तो हमारे पास कितने की बिल्कुल क्विक सुपर क्विक एसेट्स हमारे पास कितनी है, या ये कहें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट हमारे पास कितनी है। तो ये वही है लगभग जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ जरूरी नहीं है, वहां पर हम 90 दिन का देखते हैं और वहां पर हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं इक्विटी शेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए रखा है, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसे बेचा जा सकता है, और कैश और बैंक बैलेंस चेक वगैरह भी सब आ जाते हैं। अगर ये एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट आधी भी है करंट लायबिलिटी के मुकाबले तो अच्छा माना जाता है, तो 0.5:1 एक अच्छा रेशो माना जाता है। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में हम जनरली 3
रेशो देखते हैं, इसमें भी ज्यादा रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो ज्यादा चलता है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का यूज तभी करें जब क्वेश्चन इसके बारे में बोले, अदरवाइज अगर हमसे कहा जाए कमेंट ऑन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो आपको दो ही रेशो को निकालना है, करंट रेशो और क्विक रेशो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में हमारे पास अलग अलग रेशो हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डेट इक्विटी रेशो है। डेट इक्विटी रेशो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, फिर प्रोप्राइटरी रेशो, कैपिटल गियरिंग, डेट एसेट, जो भी है अलग अलग, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट इक्विटी रेशो है, वो तो हमें हमेशा निकालना ही निकालना है, चाहे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में कोई भी हमसे कैलकुलेशन हो। वैसे कुछ और भी है, जैसे इक्विटी रेशो, तो इक्विटी कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो यहाँ पर अब हमें समझना पड़ेगा कि इक्विटी का क्या मतलब होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर हम बैलेंस शीट को बनाएं, तो वैसे मैंने टी फॉर्म में बनाया है, बैलेंस शीट हमारी टी फॉर्म में नहीं बनती है, बट इजीली समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि बैलेंस शीट में हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। इसमें से हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस करते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, और फिक्टिशियस असेट माइनस करते हैं। अगर कोई ऐसी लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं जो अभी तक राइट ऑफ नहीं करे हैं, तो वो फिक्टिशियस असेट्स होती है। इन दोनों को लेस करा जाए तो इसे इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी के और बहुत सारे नाम हैं, जैसे शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, इक्विटी, प्रोप्राइटरी फंड, ये सब इक्विटी के नाम है। इक्विटी में अगर हम लॉन्ग टर्म डेट ऐड कर देते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, बिजनेस में कितना पैसा लगा है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशंस के लिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के लिए, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हैं, तब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड ही हर जगह देखते हैं, क्या डिबेंचर्स हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितने इक्विटी। अगर हम असेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हैं, तो बची हुई चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, करंट एसेट्स एंड माइनस करंट लायबिलिटी, जिसे हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने ट्रांसफर कर दी यहाँ पर लेस करने के लिए। तो ध्यान रखिए, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना इक्विटी रेशियो कहलाता है, बहुत ही कम यूज होता है ये, ना के बराबर। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो। इसे अलग अलग लोग डिफरेंट टाइप से निकालते हैं, कुछ लोग डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी लेते हैं, और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन जो ज्यादा चलता है वो डेट अपॉन इक्विटी चलता है, तो मैंने वही यूज करा है इस चैप्टर में अपने असाइनमेंट में। बाकी ये भी कुछ लोग यूज करते हैं, ये भी ठीक माना जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है वो भी हम देख लेंगे। डेट का मतलब है यहाँ लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। और इक्विटी अभी अभी आपको बताया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मेनली ये हमारा इक्विटी में आ जाता है। तो ये हमें क्या बताता है, मान लिया 10 लाख रुपीस ओनर ने लगा रखे हैं, और 10 लाख रुपीस ही हमने लोन लिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:1। इसका मतलब 1 रुपया ओनर का, 1 रुपया लोन का। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये आंसर आएगा 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, मतलब 0.5। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि डेट प्लस इक्विटी तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आधा पैसा डेट का है और आधा पैसा ओनर का है। तो ये हमें बता रहा है कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कितना है, और ये बता रहा है कि इक्विटी और डेट में क्या आपस का रेशो है। तो अल्टीमेटली दोनों ही हमें बताते हैं कि कितना लोन या डेट का पोर्शन है हमारे पास बिजनेस में, जो हमने पैसा लगा रखा है उसमें, और जितना ज्यादा रेशो आएगा बड़ा,
उतना ज्यादा बिजनेस में रिस्क बढ़ता जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोन लेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट होता है चार्ज प्रॉफिट से। अगर आप कम प्रॉफिट कमाएंगे तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाती है। इसका आइडियल रेशो 2:1 है। 2:1 भी ठीक माना जाता है, बाकी बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर ज्यादा लोन लेने का कल्चर रहता है, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड बिजनेस, एविएशन से रिलेटेड, तो वहां पर ज्यादा लोन चलते हैं। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। डेट इक्विटी रेशो के बाद हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं, बात करते हैं डेट टू टोटल एसेट। वैसे जहां पर भी किसी रेशो के बीच में 2 आ जाए तो आपको वहां पर क्या करना है, 2 से पहले जो लिखा है उसे न्यूमरेटर में लिखना है और 2 के बाद वाली चीज को डिनोमिनेटर में लिखना है, और रेशो अपने आप तैयार हो जाए। इसे हम ये भी कह सकते हैं ABC टू XYZ रेशो, मतलब ABC अपॉन XYZ। कुछ भी लिखा हो, किसी भी रेशो के बीच में 2 लिखा है तो आपको हमेशा ये काम करना है। तो ये ऐसा आप हमेशा यूज कर सकते हैं, कोई भी रेशो हो। इतना इंपॉर्टेंट रेशो नहीं है ये कि हम इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करें। प्रोप्राइटरी रेशो थोड़ा सा ठीक है, ये बताता है कि ओनर का पैसा, टोटल पैसा जो बिजनेस में लगा है उसमें कितना है, टोटल फंड। मतलब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक हमारी इक्विटी है, एक हमारे लॉन्ग टर्म डेट है, जिसे मिलाकर हम दोनों को मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। इसमें अगर हम करंट लायबिलिटी भी ऐड कर दें तो हमारी ये टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटी हो जाती है। ये पैसा टोटल जो लगा है वो, इसमें इक्विटी का कितना है, ये हमें प्रोप्राइटरी रेशो बताता है। तो मान लिया इक्विटी का पैसा है 10 और 10 ही लॉन्ग टर्म डेट है और 5 हमारा करंट लायबिलिटी है, टोटल 25। तो 25 में से 10 हमारा इक्विटी का ओनर का पैसा लगा 10/25। तो ये हमारा 0.4:1, 40% पैसा लगा है, ये हमारा आंसर आता है। तो प्रोप्राइटरी रेशो में बताता है कि कितना पैसा ओनर का लगा है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतना पैसा ओनर का ज्यादा लगा हुआ है। प्रोप्राइटरी रेशो भी एक अच्छा खासा ठीक ठाक माना जाता है। एक आता है कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो को आप समझिए कि फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड, जो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐसा पैसा जो जिस पर हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है या डिविडेंड देना पड़ता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट डिवेंचर्स, इस पर हमें फिक्स रेट से पैसा देना पड़ता है, और फिक्स रेट से जिस पर नहीं देना होता वो होता है इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोल देते हैं। तो ये कैसे काम करता है आपको याद रखना, डेट अपॉन, एक इक्विटी का फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। मोटे तौर पे माइनस भी होता है लेकिन मेनली यही होता है। अब मैं इसमें से अगर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दूं और इसे ऊपर लिख दूं तो ये कैपिटल गियरिंग रेशो बन जाएगा, और इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के हटने के बाद ये शेयर होल्डर फंड की जगह इसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा दिया गया। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी ऐड करते हैं तो इसे शेयर होल्डर फंड या इक्विटी बोलते हैं, खाली इक्विटी। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इक्विटी में से हटा दूं या शेयर होल्डर फंड में से हटा दूं तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड बन जाता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब कि शेयर दोनों, इक्विटी प्रेफरेंस, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब केवल इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस भी बिजनेस में होता है। तो ये भी है हमारा रेशो। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ कवरेज रेशो, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हमारा जो ये भी हमारा बताते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में, कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम लोग कितना आराम से लोन दे पाएंगे, इंटरेस्ट दे पाएंगे, तो उसके लिए हमारा कवरेज रेशो होते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें बता रहा है कि कितना इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट कवर करता है। इंटरेस्ट हम देते हैं ईबीआईटी से, तो ईबीआईटी और इंटरेस्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट।
सपोज हमारा इंटरेस्ट है 2000 और ईबीआईटी है 10,000, तो हम 5 बार इंटरेस्ट दे सकते हैं, या हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, तो 5 साल का इंटरेस्ट 1 साल में ही हम दे सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें बताता है कि कंपनी कितना कंफर्टेबल है इंटरेस्ट देने में। तो आप जब किसी कंपनी को इंटरेस्ट देंगे, किसी को लोन देंगे, तो आप देखना चाहेंगे ना कि कंपनी आपको इंटरेस्ट दे पाएगी या नहीं, तो उसके लिए ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखा जाता है। केवल इंटरेस्ट ही नहीं, हमें चाहिए होता है लोन का इंस्टॉलमेंट भी, क्योंकि आजकल लोन जो दिया जाता है उसका रीपेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में लेना होता है। तो हम डेट सर्विस कवरेज रेशो निकालते हैं। इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं ना केवल इंटरेस्ट बल्कि लोन की पेमेंट भी, और लोन की पेमेंट करने के लिए कैश प्रॉफिट कमाएंगे तभी लोन की पेमेंट कर पाएंगे। तो कैश प्रॉफिट होता है कैश इनफ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश आइटम मतलब डेप्रिसिएशन। जैसे हम कैपिटल बजटिंग में निकालते हैं कैश इनफ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इंटरेस्ट भी चाहिए इसलिए बिफोर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कैश इनफ्लो बिफोर इंटरेस्ट कहलाता है ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन डिवाइड बाय लोन इंस्टॉलमेंट, जो कि लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो की हम प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से देखते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड। और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, इक्विटी डिविडेंड हम देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाले प्रॉफिट से, इसलिए हम अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर उसको इक्विटी डिविडेंड से डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइम्स में निकालेंगे कि कितना हम इक्विटी डिविडेंड देने में सक्षम है, एबिलिटी कितना है हमारा डिविडेंड देने के लिए। कवर ऑफ फिक्स चार्जेस, तो इसमें हम फिक्स चार्जेस जो है हमारे वो हम कितना दे पाते हैं, तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसमें फिक्स चार्जेस और ऐड कर देंगे, तो फिक्स चार्जेस भी हमारे कवर हो जाएंगे, जो फिक्स कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में जनरल प्रॉफिटेबिलिटी होता है और एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होता है। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी में हमारी जो दोनों आइटम होती है रेशो की, वो ट्रेडिंग पीएनएल मतलब पीएनएल से रिलेटेड ही होती हैं। सबसे पहले जीपी रेशो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम नेट सेल में से सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं, और नेट प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है उसे नेट सेल से डिवाइड करके इनटू 100 करते हैं। इसके बाद दोनों ही परसेंटेज में रहते हैं। इसके बाद हमारे दो रेशो यूज होते हैं मेनली, एक ऑपरेटिंग रेशो, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग रेशो, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% है तो ऑपरेटिंग रेशो 80% होगा। अगर ऑपरेटिंग रेशो 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 30% होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और ये होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो। वैसे अगर हम ऑपरेटिंग रेशो निकालना चाहते हैं तो ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके, ऑपरेटिंग कॉस्ट यही। अब बेसिकली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए, और ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए ऑपरेटिंग रेशो के लिए। तो ये होती क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं।
अगर हम बात करें सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा ईबीआईटी आता है। एक तो हमारा ये इनकम स्टेटमेंट बनाने का रहता है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाए, वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम, माइनस होता है इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें ऐड होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एबनॉर्मल गेन, माइनस होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से लेस हो जाता है टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बेसिकली हमें जो चाहिए वो चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हो गए। अगर क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है तो जीपी में हम इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देंगे, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सपोज हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम टैक्स को हटाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आएंगे। रिवर्स हमें चलना पड़ेगा। अगर हमें ऑपरेटिंग रेशो निकालना है, अब एक भी कोई चीज अगर हम निकाल लेंगे तो दूसरा आ जाएगा। कैसे? मान लिया हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया, ये निकाल लिया, नेट सेल पता तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, नेट सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कर दो, लेकिन फिर भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना आना चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना भी सॉरी आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट सीओजीएस प्लस, क्योंकि कॉस्ट है, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालें पहले, फिर आप नेट सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है उस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आपको दिया हुआ है। सीओजीएस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सीओजीएस आ जाता है। या नेट सेल में से जीपी लेस करने से भी सीओजीएस आ जाता है। तो इसमें काफी हमें अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तो वो स्ट्रगल करेंगे। तो ये मैंने आपको तसल्ली से डिटेल में इसलिए ही बताया है क्योंकि ये काफी समझने वाली चीज है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। तो यहां पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेंगे, दोनों मैंने आपको बता दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में फिर आता है हमारे पास एक्सपेंसेस रेशो। कोई भी एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्सपेंसेस रेशो आ जाए। वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे रेशो आते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वाले, जिसमें हम एक प्रॉफिट की आइटम लेते हैं और एक बैलेंस शीट की आइटम लेते हैं, जो जनरली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा यूज होता है, हम बहुत सारे चैप्टर में यूज भी कर चुके हैं इसे। ये होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ये लगभग हर चैप्टर में यूज हुआ है। तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। इसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं इस रेशो को। ऑल्टरनेटिवली कुछ लोग असेट टर्नओवर रेशो को नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके भी इसे लिखते हैं, असेट टर्नओवर रेशो इनटू नेट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी यूज में आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आपको मालूम ही है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम बोलते हैं वो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट हो जाता है। कुछ लोग ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, मतलब टोटल लाइबिलिटी साइड, लेकिन वो इतना चलता नहीं है। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाहिए। डेफर्ड टैक्स असेट एक तरीके से आप फिक्टिशियस असेट मानिए, और याद है आपको कि हम इक्विटी निकालते हुए या शेयर होल्डर फंड निकालते हुए हमने कहा था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे और फिक्टिशियस असेट को लेस करेंगे। तो आप डेफर्ड टैक्स असेट को फिक्टिशियस असेट मानते हुए लेस कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ है आपके पास। अब ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, इसके बारे में एक क्वेश्चन था, वो आप देख लीजिएगा। एक है रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड या इक्विटी में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं, और दोनों को जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिया जाता है। इसलिए रटने की बजाय समझिए कि हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में डिबेंचर भी होते हैं तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इन दोनों को हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इंटू 100 यूज होता है। अगर यही इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में केवल इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ जाता है, क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं। तो रटने की बजाय समझ के करेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं है। इसके बाद रिटर्न ऑन XYZ, मतलब कुछ भी दिया है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट, रिटर्न ऑन टोटल लायबिलिटी, कुछ भी दिया है तो रिटर्न ऑन XYZ है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक सदाबहार है वो लीजिए, डिवाइड बाय XYZ इंटू 100 कर। ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्टिविटी या टर्नओवर रेशोस। हमारे पास एक्टिविटी की कंपनी कितनी एक्टिव है, कितना अच्छे से काम कर रही है, तो इसके अंदर मेनली हमारे स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो होते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, कि हमारा इन्वेंट्री कितनी बार बदल गया है। अगर हम माने इन्वेंट्री में सारे आ गए, फिक्स्ड भी, फिनिश गुड्स भी और WIP और सब कुछ आ गया, इसीलिए हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं। अगर ये फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, और अगर यही रॉ मटेरियल होता है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हो जाता है। तो हमारा इन्वेंट्री कितनी बार पूरे साल में बदल गया, इन्वेंट्री हम फिनिश गुड्स से ही डिनोट करते हैं जनरली। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। अगर हमने इन्वेंट्री अपनी साल में 6 बार बदली है तो इसका मतलब हर 2 महीने में बदली है। साल में 6 बार का मतलब हर 2 महीने में बदली है। तो इसलिए हमारा एक इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास कितने समय के लिए इन्वेंट्री हमारे पास होल्ड होती है, जिसे इन्वेंट्री वेलोसिटी या स्टॉक वेलोसिटी रेशो भी बोल देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें मंथ में लेना है तो 12, डेज में लेना है तो 365, और वीक में लेना है तो 52 वीक्स, डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है दिनों में, महीनों में या हफ्तों में, जिसमें हम निकालना चाहते हैं। जो नेक्स्ट होता है हमारा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होता है, जिसे हम डेटर टर्नओवर रेशो बोल देते हैं, लेकिन ये होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर डेटर और BR दोनों होते हैं, और डेटर यहाँ पर याद रखिए ग्रॉस डेटर लेते हैं, ना कि नेट। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स ग्रॉस होते हैं, नेट नहीं होते, ग्रॉस होते। फॉर्मूला वही है,
आसान से, जैसे हमने अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया पूरी अमाउंट, ऐसे यहाँ पर डेटर्स कौन होते हैं, रिसीवेबल कौन होते हैं, जिन्हें उधार माल बेचा जाता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू, रिसीवेबल मतलब बीआर प्लस डेटर्स, लेकिन डेटर्स ग्रॉस लेने हैं। ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा, और एक बार ये आ गया और हमसे पूछा जाए कि कितने समय के बाद हमें पैसा मिलता है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स या रिसीवेबल वेलोसिटी रेशो, ये वही है जो हमने रिसीवेबल मैनेजमेंट में निकाला था। हमें टाइम पीरियड दिया होता है कितने समय के, तो दिन, महीना या वीक डिवाइड बाय डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कितने समय के हमारे पास डेटर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशो, कि हमारे पास कितने समय के पेबल्स रहते हैं, कितनी बार हम अपने पूरे साल में अपने करंट क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि हम उनसे उधारी माल खरीदते हैं, डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स, एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अमाउंट टू, और पेबल का मतलब क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। यहाँ पर हमें निकालना है अगर एवरेज पेमेंट पीरियड, तो वही है हम डेज या मंथ या वीक को क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो या पेबल टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने समय के हमारे पास क्रेडिटर्स रहते हैं उधार। अगेन XYZ टर्नओवर रेशो आ जाए, मतलब कुछ भी नाम लिखा है इन तीनों के अलावा, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के अलावा कोई और टर्नओवर रेशो लिखा है, जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, कुछ भी लिखा है, असेट टर्नओवर रेशो, तो आपको क्या करना है, आपको सेल्स अपॉन XYZ लिखना है। सेल्स अपॉन XYZ, किसी वजह से सेल नहीं निकाल सकते, मजबूरी है, तो आप मजबूरी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले सकते हैं, लेकिन जनरली आप सेल को यूज करिए, सेल अपॉन XYZ। इसके बाद आते हैं मार्केट टेस्ट रेशोस, जहां पर हम मार्केट को टेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स का पैसा टेस्ट होता है। इसमें हम नो रेशो देखते हैं जनरली, और सबसे पहला है बुक वैल्यू, हमारी शेयर की बुक वैल्यू क्या है, तो हमारे शेयर होल्डर को क्या पैसा मिलेगा। अगर आज हम बात करें कि हमारे शेयर होल्डर का पैसा क्या है, तो शेयर होल्डर को वो मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट। तो शेयर होल्डर फंड को अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो एज पर द बुक्स, शेयर का एक क्या प्राइस आ रहा है वो आता है, तो इसे बुक वैल्यू के नाम से जाना जाता है। प्रैक्टिकली शेयर मार्केट में काफी यूज होता है ये। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जो मैंने कहा था 2 लिखा है, तो जो पहले लिखा मार्केट प्राइस उसे ऊपर लिखो, बाद वाली चीज को नीचे लिख दो, हो जाएगा काम। अर्निंग पर शेयर हम बहुत ज्यादा निकालते हैं अकाउंटिंग में, और एफएम में भी अर्निंग पर शेयर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। एक शेयर पे अर्निंग कितनी है इक्विटी शेयर पे, तो एक इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो एक शेयर का अर्निंग आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर मतलब इक्विटी शेयर पे कितना अर्न कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरा एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे हम पीई रेशियो भी बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। और अगर इसे पलट देते हैं तो हमारा के आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अर्निंग यील्ड या कैपिटलाइजेशन रेशियो की हमने मार्केट प्राइस पे कितनी कमाई करी, तो अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, वही के जो हम बोल रहे हैं वही है। अर्निंग यील्ड या कैपिटलाइजेशन रेशियो के नाम से जाते हैं। डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड कितना कमाया मार्केट प्राइस खर्च करके, तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100, कि हमने कितने परसेंट डिविडेंड लिया, कमाया मार्केट प्राइस के हिसाब से।
डिविडेंड पे आउट रेशियो बार बार यूज करते हैं हम। डिविडेंड पे आउट रेशियो की डिविडेंड हमने कितना दिया, ये जो 1 माइनस बी के नाम से भी हमने पढ़ा था। तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। नेक्स्ट वन इज रिटेंशन रेशियो, कितना प्रॉफिट रिटेन किया है जिसे हम बी बोल देते हैं। हमने याद है बी इंटू आर पढ़ा था ग्रोथ रेट के लिए, बार बार रिटेंशन जितना करा प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न कितना। तो 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो रिटेंशन रेशियो होता है, 100 माइनस रिटेंशन रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है। अगर आप 80% डिविडेंड बांट रहे हैं तो 20% प्रॉफिट रिटेन कर रहे हैं। ये हो जाता है अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन अर्निंग इनटू 100। तो रिटेंशन कितना करा आपने, प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने पास में रोक लिया है, ये रिटेंशन रेशियो आपको बताता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा था। तो इंटरेस्ट देना है तो ईबीआईटी में से देना, तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड देना अर्निंग आफ्टर टैक्स में से, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और इसके बाद में अगर हम लोगों ने इक्विटी डिविडेंड देना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर डिविडेंड, क्योंकि हमें यही देखना होता है कि भाई कितना अर्निंग है। तो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हमने पहले भी देखा था, ये टाइम्स में आता है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना आराम से हम प्रॉफिट को कवर कर रहे हैं। एबीसी टू XYZ ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी रेशियो के बीच में 2 लिखा है तो आप वो कर सकते हैं। ये सारे रेशियो है। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि बैलेंस शीट या P&L बनाने वाले हम लोगों को देखना है कि बैलेंस शीट की कोई इंफॉर्मेशन है, कुछ रेशियो दिए हुए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, हमें बैलेंस शीट कंप्लीट करनी होती है एक के बाद एक रेशियो का इस्तेमाल करके। बैलेंस शीट बनानी होती है, P&L बनाना होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सारे के सारे रेशियोज हमें बहुत अच्छे से आते हो। तो रेशियो को देखिए, लगभग हमें इसे करने में 45 मिनट टू 1 आवर लगा है। तो रेशियो केवल रिवाइज करने में इतना लगा है, तो इसमें काफी मेहनत की जरूरत है क्योंकि ये मल्टीपल